Hi everyone. So today I'm starting the new unit and a new chapter that's a principle of inheritance and variation. Some of you must be scared of this chapter. Look, this chapter is not tough. This chapter is based on concept. And the chapter is very easy and interesting. But it depends on you. If you'll try to mug it up, then it is difficult for you. If you'll try to clear the concept, then the chapter is very easy and interesting. So firstly, I'll start with some terms of this chapter. What are the terms, a specific term in this chapter? First term is heredity. Heredity is the transmission of traits from one generation to the other. लाइक आपके पेरेंट्स से जो आप में कैरेक्टर्स आए, जो ट्रेट्स आए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी. इसको हम हेरिडिटी कहते हैं. सो हेरिडिटी इज सिंपली जो पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग्स में आते हैं, बस उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. एंड जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं, हेरिडिटी, the laws of heredity and the variations in heredity, that's called genetics. So simply the branch of biology that deals with the fact of heredity and inheritance of variation is called genetics. This term genetics was first coined by William Bateson in 1906, and the father of genetics is Gregor John Mendel. About Mendel we will discuss later, but right now the next term. Variations are changes or differences in morphological and behavioral. जब भी मॉर्फोलॉजी में या किसी के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड वेरिएशंस. देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, सोमैटिक वेरिएशन एंड जर्मिनल वेरिएशन. So somatic variation, soma means cell. When the variation occur in vegetative cell, these are called somatic variation. And vegetative cells में होने वाले variations कभी भी inheritable नहीं होते, वो एक generation से दूसरी generation में नहीं जाते हैं. Like जब भी आप अपने skin का color change करते हैं, आप अपना हेयर कलर चेंज करते हैं, इट इज़ अ वेरिएशन. ये आप में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, बट ये डिफरेंस आपकी सोमैटिक बॉडी में हो रहा है, आपके वेजिटेटिव पार्ट में हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट इज़ नॉट इनहेरिटेबल टू द नेक्स्ट जनरेशन. लाइक आपने ग्रे हेयर कर दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके आने वाले बेबीज़ के हेयर ग्रे होंगे. फीमेल्स आईब्रोज सेट कराती हैं, बट ऐसा नहीं है कि जब उनके बेबी का बर्थ होता है तो ऑलरेडी सेट की हुई आईब्रोज होती हैं उनकी. सो दैट मीन्स अगर हम कोई भी चेंज अपनी सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल में करते हैं जिसका हमारे गैमीट से कोई लेना देना नहीं है, सो ये चेंजेस सोमैटिक चेंजेस कहलाते हैं, सोमैटिक वेरिएशंस. एंड ये इवोल्यूशन या हेरिडिटी के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते. सेकेंड है जर्मिनल वेरिएशन. Germinal variation, these are the variations which occur in reproductive cell. And अगर ये reproductive cell में हो रहे हैं, that means ये पास होंगे from one generation to the other. Reproductive cell का मतलब है they will occur in the gamete. Male gamete में, that is sperm में अगर कोई चेंज आता है, या female gamete, that means egg या ovum में कोई चेंज आता है, then ये next generation में effect लाएगा, and that is a germinal variation. These are important from the point of view of evolution as well as these are inheritable characters. What are the causes of these variation? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो variations cause करती हैं? So first thing is the gametogenesis. When the fusion of gamete occurs, sexual reproduction में gamete fusion होता है. एंड जब फ्यूज़न होता है गैमीट का, दो डिफरेंट कैरेक्टर, दो डिफरेंट टाइप के जीन्स, डीएनएज मिलते हैं, एंड देयर इज़ अ चांस कि कुछ चेंजेस आ जाएं. एंड रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, मियोटिक डिवीज़न के टाइम पे, रिडक्शन डिवीज़न के टाइम पे, जब दो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, दैट टाइम ऑल्सो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ वेरिएशन. एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, डिटेल्स अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. एज़ यू ऑल नो दैट मेंडल इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट जब मेंडल नहीं थे एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टडी नहीं की थी, उसके पहले लोगों के क्या बिलीव्स थे, आई विल डिस्कस दोज पॉइंट्स एज वेल. बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट कुछ फैक्ट्स आई विल डिस्कस हियर. जो पहला ओपिनियन आया था वो आया था 18th सेंचुरी में बाय एरिस्टोटल. सो दैट टाइम एरिस्टोटल सेड दैट द इनर्ट मैटर कम्स फ्रॉम द मदर एंड फादर इम्पार्ट द मोशन टू द न्यू लाइफ. उनका मानना था कि इनर्ट कंटेंट जो बेबी के हैं वो सारी चीज़ें तो मदर देती है, बट उस बेबी को लाइफ देता है फादर. एंड
Leonardo da Vinci in 1452, along with Regnier, he gave his thought and recognized that the male and female parent contribute equal amount of heredity to the offspring. उनका मानना था कि मदर एंड फादर इक्वल अमाउंट में हेरिडिटी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी कंटेंट होता है. किसी को डीएनए या क्रोमोसोम तब मालूम नहीं था, तो उन्होंने बस ये बोला कि जो भी कंटेंट है जिसकी वजह से भी हेरिडिटी आती है उसमें दोनों का इक्वल शेयर होता है, दोनों का इक्वल पार्ट होता है. चार्ल्स डार्विन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डार्विन ने कहा दैट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय इनविजिबल पार्टिकल्स, एंड इन इनविजिबल पार्टिकल्स को जेम्यूल नाम दिया गया. एंड इनका मानना था दीज जेम्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द सेक्स ऑर्गन, एंड इन सेक्स ऑर्गन में ये असेंबल हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं गैमीट का. And during fertilization, यही gemule from both the parent they brought together, and these are redistributed to different organ during the development, and thus they forms organs and the other characters. I don't know what he was trying to say, but it was the thought of Charles Darwin. बट जो भी चीज़ें आज हमें क्लियर हुई हैं, जो भी हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मेंडल. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेंडल. कुछ बातें अबाउट मेंडल. सो मेंडल ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जेनेटिक्स एंड उसकी हेरिडिटी एंड अदर टर्म्स को पढ़ा या ट्राई भी किया उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. ही स्टडीड द हेरिडिटरी पैटर्न एंड पी प्लांट फॉर अबाउट 6 years, एंड he was mathematician. He did his graduation in science and maths. So basically वो एक mathematician थे. And इनका जो first general था about the experiment on plant hybridization was published in 1866. So that time इनके work को completely ignore कर दिया गया. And then after 34 years 1900 में when Correns, Hugo de Vries and Treasure इन लोगों ने सेपरेटली इंडिपेंडेंटली मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया. दैट टाइम मेंडल का काम लोगों को याद आया दैट ओके सेम थिंग मेंडल एक्सप्लेन्ड इन 1866, बट व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द इग्नोरेंस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स. देयर वर डिफरेंट रीजन्स. द फर्स्ट रीज़न वाज ही वाज मैथमेटिशियन एंड ही ट्राइड टू एक्सप्लेन बायोलॉजी. अगर अभी आपको एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट आके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझाए और या एक बायोलॉजी का स्टूडेंट मैथ्स वालों को कॉन्सेप्ट समझाए, सो बोथ विल नॉट बी रेडी टू अंडरस्टैंड. वो अग्री ही नहीं करेंगे कि ये बायो वाला हमको मैथ्स कैसे पढ़ा सकता है, या बायो वाले सोचेंगे मैथ्स वाले को बायो क्या आती है. सो एज ही वॉज अ मैथमेटिशियन टर्न्ड बायोलॉजिस्ट, दैट्स वाई उनके वर्क को इग्नोर कर दिया गया. पहला रीज़न ये था. सेकेंड, he used the term factor that time. Actually he was talking about gene, and that time chromosome तो लोगों को पता नहीं थे, chromatin material पता नहीं थे. So how they were ready accept this factor term. उनको factor के बारे में आप बता रहे हो जब उनको कुछ पता ही नहीं है. उनको A for apple नहीं आ रहा, A for aeroplane नहीं आ रहा है, और आप डायरेक्टली एक बड़ा सा सेंटेंस उनको दे दो तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे. उनको कुछ नहीं पता था दैट टाइम. एंड द थर्ड थिंग, जो भी उन्होंने अपना ये रिसर्च वर्क पब्लिश किया था वो एक अननोन पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं था. एंड जो सबसे मेजर रीज़न है इग्नोर होने का वो था चार्ल्स डार्विन. दैट टाइम चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे अपनी बुक लिखी थी, पब्लिश किया था. एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट थी वो उसी में उलझी हुई थी कि उनके इस कॉन्सेप्ट को कैसे भी करके डिनाई कर दिया जाए, ऐसा ना हो कि सारा क्रेडिट इनको चला जाए. सो दीज वर द रीजन्स बिकॉज ऑफ दैट हिज वर्क वॉज नॉट अप्रिशिएटेड दैट टाइम, एंड इसको टाइम लग गया ऑलमोस्ट 34 years. मेंडल के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले जो उनके एक्सपेरिमेंट में टर्म्स यूज़ हुए थे, पहले हम उस टर्म्स को डिस्कस करके समझ लेते हैं सो दैट जब हम एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करें कोई प्रॉब्लम ना आए. सो पहला टर्म था जीनोटाइप. जीनोटाइप का मतलब होता है ओवरऑल जीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ओवरऑल जीन प्रेजेंट होते हैं उसको हम जीनोटाइप कहते हैं. फिनोटाइप, ओवरऑल जीन्स में से जो जीन एक्सप्रेस हो, जो विजिबल कैरेक्टर्स हों, उनको हम फिनोटाइप कहते हैं.
अब इसको आप जनरली समझिए। आपका जो बुक है, जो आपका सिलेबस है, ओवरऑल सिलेबस, सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये हो गया आपका जीनोटाइप ओवरऑल सिलेबस, सारे 16 चैप्टर, 16 के आप तो 4 चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं। एंड इन 12 चैप्टर्स में से आपके कुछ ही चैप्टर्स के कुछ ही टॉपिक जो एग्ज़ाम में आएंगे वो हैं आपके फिनोटाइप। तो जीनोटाइप ओवरऑल आपकी एनसीईआरटी बायो की बुक हो गई, और फिनोटाइप वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक हो गए जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो एक्सप्रेस हुए वो फिनोटाइप है, एंड जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है दैट इज जीनोटाइप। देन नेक्स्ट इज एलील, द सेट ऑफ जीन्स, जो पेयर ऑफ जीन है उसको एलील वर्ड उसको दिया गया। एंड एलील 2 टाइप के होते हैं, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। When both alleles of a one character are exactly similar, like टॉलनेस के लिए अगर दोनों कैपिटल टी लिखे गए तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो उसको बोलेंगे हम होमोजाइगस एलील। एंड हेट्रोजाइगस, when both alleles of one character are different, one is capital and another is a small, so that's called the heterozygous. Homo means similar and hetero means different. Hybrid, when we cross 2 different varieties, जब हम 2 different varieties को क्रॉस ब्रीड करते हैं, देन उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। एंड हाइब्रिड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मोनो हाइब्रिड, व्हेन वी परफॉर्म द हाइब्रिडाइजेशन टू स्टडी ओनली वन कैरेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। और भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे बट हम सिर्फ परफॉर्म करेंगे टू अंडरस्टैंड ओनली वन कैरेक्टर। लाइक आप पढ़ रहे हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट, बट मेरा कंसर्न टॉपिक है, मेरा कंसर्न चैप्टर है बायोलॉजी, सो आई एम डीलिंग विथ वन सिंगल कैरेक्टर, राइट। मीन्स आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट से मेरा लेना देना है। आप फिज़िक्स में क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सो सेम बाकी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे प्लांट में, बट वी विल स्टडी ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एंड सच हाइब्रिड विल बी टर्म्ड एज मोनोहाइब्रिड. And if the hybrid or hybridization is performed to study 2 characters together, that's called dihybrid. कुछ टीचर्स अदर क्लासेस में होता है कि वही टीचर आपको मॉरल साइंस भी पढ़ा रहा है, लाइक इधर 11th-12th में भी आपको वो टीचर बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, साथ ही साथ उसको जीएस मिला हुआ है या इन्वायरमेंट मिला हुआ है, पढ़ा नहीं रहे हैं बट स्टिल वो सब्जेक्ट मिला तो था. So if the teacher is dealing with 2 subjects, that means di. When we study 2 characters at the same time, that's called a dihybrid. Dihybrid cross. And the next is pure line. Pure line का मतलब है group of individuals with similar genetic background. अगर individuals में कभी cross breed हुआ ही नहीं है या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म नहीं किया गया है, सो दे विल हैव द सेम जेनेटिक स्टॉक, एंड इफ दे हैव सेम जेनेटिक स्टॉक दे हैव नेवर अंडरगॉन द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सो सच लाइन्स और सच ऑफस्प्रिंग्स और इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड प्योर लाइन्स. नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इज बेसिकली जब हम एक हेट्रोजाइगस F1 प्रोजनी को डबल रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस करते हैं टू फाइंड आउट वेदर द डोमिनेंट कैरेक्टर इज़ ड्यू टू होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, सो ऐसी क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. बैक क्रॉस, जब हम प्रोजनी को F1 प्रोजनी को वापस से पेरेंट से क्रॉस कर दें, इधर द फर्स्ट पेरेंट और द सेकेंड पेरेंट, दैट इज़ कॉल्ड बैक क्रॉस. दीज आर द टर्म्स फॉर टुडे बिकॉज आई नो देन चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, सो जस्ट फैक्ट कुछ टर्म्स हमने आज डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस why he selected Pisum sativum and what were the experiment performed by Mendel. Hope this is beneficial or helpful for you. Thank you.